हैं कि जब डीडीसी मेंबरान जीत के आ रहे हैं तब जो है पंचायत कॉन्फ्रेंस नाराज़गी जता रही है। जब इलेक्शन डीडीसी के होने थे उससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पावर्स देने की बात की गई थी, जो प्रोटोकॉल देने की बात की गई थी, जो ये बात कही गई थी कि डीसी के बराबर जो है एक डीडीसी मेंबर को जो है पावर दी जाएगी, तब क्यों नहीं पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जो है नाराज़गी जताई? तब क्यों नहीं पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जो है अपनी पावर्स डिफाइन करने की बात कही? साहब, ये पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त तक हमारा जो रोल था वो ऑटोनमस रोल था। वहाँ पर इनक्रोच करने वाला हमारे जुरिडिक्शन के अंदर दूसरा कोई नहीं था, तब डीडीसी थी नहीं। अब हमें पता चला है कि अब अगर सरकार इनको कोई इस किस्म की एम्पावरमेंट देती है जिसकी वजह से पंचायत हल्का के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे। जो इल्ज़ामात लगते रहते हैं कमीशंस के, तो उस पर कितनी सच्चाई है? क्या उस तरह का कुछ होता भी है या सिर्फ इल्ज़ामात लगते रहते हैं, या जो चीज़ें सामने आती रहती हैं क्या वो झूठी होती हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस बात में कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन पर कोई काबू नहीं पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं कहीं पर कोई पंचायत का भी अगर कोई नुमाइंदा भी उसके अंदर जो है वो शरीक हो, लेकिन ज़िम्मेदारी तमाम जो है सरकार की बनती है। सरकार के पास ऐसे अदारे हैं, आपके पास एंटी करप्शन बॉडीज़ है, आपके पास ऑडिट एजेंसीज हैं, तो सरकार को वो इकदाम करने हैं ना। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मिस्टर शफीक मीर साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। शफीक सर, आपके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सरकार को एक चेतावनी दी गई, क्या कारण थे उसके? असल में जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जिक्र कर रहे हैं कल का, ये एक इशू गुज़िश्ता आप मान लीजिए कि 1-1.5 हफ्ता से हमारा जो है ये इशू चल रहा है। इशू ये है कि जब से डीडीसी के चुनाव हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स जिनको कहा जाता है, ये असल में पंचायती राज सिस्टम का ही थर्ड टायर है। बिल्कुल। जिस पंचायती राज सिस्टम को जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ा करने के लिए गुज़िश्ता 10 साल से हमने एक जदोजहद की, उस जदोजहद के बाद जो है आज वो हमारा कामयाब हुई जदोजहद और 3 टायर पंचायती राज सिस्टम यहाँ पर खड़ा हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर। अब आप ये देखिए कि बहुत सारे लोगों को ये कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है कि ये डीडीसी क्या है। डीडीसी कोई अलग से तूफान नहीं है, डीडीसी पंचायती राज सिस्टम का ही थर्ड टायर है। अब जो लोग, ये पॉलिटिकल लोग, जिन लोगों ने इस पंचायती राज सिस्टम की जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा से मुखालफत की, 2018 के अंदर जब हमारा चुनाव हुआ, आपको याद होगा, उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पंचायत इलेक्शन का बाइकाट किया था। 2019 के अंदर जब हमारे सेकंड टायर के चुनाव हुए, जिनको ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स कहा जाता है, उस वक्त भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस इलेक्शन का बाइकाट किया था। इनफैक्ट शुरू से ही इन लोगों ने कभी नहीं चाहा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या दूसरे जो लोकल गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एम्पावर हों या वजूद में आए। उसके बाद जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बन गई, यहाँ की असम्बली ख़त्म होगी, काउंसिल्स ख़त्म होगी, यहाँ वो चेयरमैन बनने जो होते थे, जहाँ पर ये पॉलिटिशियन लोग लूट करते होते थे, वो दरवाजे तमाम जब इनके बंद हो गए। अब जब थर्ड टायर पंचायती राज सिस्टम के इलेक्शन आए तो ये तमाम लोग उसके अंदर कूद गए और पंचायती राज सिस्टम के अंदर घुस आए। अपनी पहली मीटिंग ही जो इनकी एलजी साहब के साथ थी, जिन तवक्कात के साथ लोगों ने इनको चुना था, ये लोगों की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर लोगों की रहनुमाई करेंगे, लोगों के मुद्दों को सरकार तक उठाएंगे। अपनी पहली मीटिंग की जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो इनकी थी गुज़िश्ता हफ्ते, आपको पता है पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को, पहला प्रोटेस्ट इन्होंने वहाँ पर कर दिया अपनी सैलरी की खातर, अपने स्टेटस की खातर, अपने प्रोटोकॉल की खातर, अपनी गाड़ी और बंगले की खातर। उसी चीज़ को लेकर हमने सरकार को कहा है कि आप इस पॉलिटिकल माफिया को, जिससे बहुत मेहनत करके हमने पंचायती राज सिस्टम खड़ा किया था, इससे छुटकारा लिया था, आज ये माफिया फिर घुस गया हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर। आप इनके सामने मत लड़खड़ाइए, इनके सामने मत झुकिए। अगर आपने यकतरफा एम्पावरमेंट इनकी की तो दूसरे 2 टायर जो हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे और हमारा पंचायती राज सिस्टम जो इसका कंसेप्ट है वो पूरे तरीके से फेल हो जाएगा। हम ये कहते हैं कि अगर आपको जो भी एम्पावरमेंट करनी है, ये जो हमारा पंचायत हल्का है, पहले उसकी ऑटोनमस पावर्स आप डिफाइन करो, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की ऑटोनमस पावर्स डिफाइन करो, उसके बाद क्या रोल बनता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का वो उनको दो। और ये किसी गलतफहमी के शिकार नहीं होने चाहिए, ये कोई ज़्यादा तूफान नहीं है, ये भी पंचायती राज सिस्टम का एक टायर है। पहले वाले 2 टायर्स को एम्पावर करो, पहले उनके प्रोटोकॉल की या उनकी जो है स्टेटस की उसकी बात करो, उनकी पावर्स को डिफाइन करो, उसके बाद इनकी पावर का नंबर आता है। इन्होंने पहले दिन ही, बजाय इसके कि जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन की बात करते हैं ये लोग, बजाय इसके कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये बेरोज़गारी की बात करते, महंगाई की बात करते, किन हालात से हमारी रियासत
जो है वो गुजर रही है। ये वही लोग हैं जो कल तक एक दूसरे को गालियां देते थे। ये बीजेपी वाले यहाँ से गुपकार वालों को गालियां देते थे, उनको पाकिस्तानी कहते थे। गुपकार वाले कह रहे थे कि हमें वोट दो, हम 370 बहाल करेंगे, हम 35A के लिए इनने वोट मांगा। आज जब बात करने की बात आई, उनको 35A भी भूल गया, 370 भी भूल गया, इनको गुपकार भूल गया। बीजेपी वाले और गुपकार वाले कंधे से कंधा मिलाकर जिस चीज़ पर ये लोग इकट्ठे हुए वो थी अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी की खातर, अपने स्टेटस की खातर, अपने गाड़ी की खातर, अपने बंगले की खातर। अवामी मसाइल की तरफ कोई ध्यान नहीं था जिसके लिए इन लोगों को चुना गया था। इसी वजह से हमने सरकार को कहा है कि सरकार इनकी एम्पावरमेंट करने से पहले पंचायती राज के जो पहले दो टायर है, पंचायत, हल्का और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स, पहले उनकी पावर्स को, पहले उनके इख्तियारात को डिफाइन करे ऑटोनमस तरीके से कि उनका रोल क्या रहेगा, उसके बाद इनका रोल तय करे। शेख साहब, इसमें गलत क्या है? जो वादे उनके साथ पहले किए गए थे इलेक्शन से पहले, वही मांग तो वो कर रहे हैं। साहब, उनके साथ क्या वादे किए गए थे? वादे तो जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ थे कि अवाम अपने नुमाइंदे चुन के भेजे जो अवाम की बात करें। यहां पर इनसे यह वादा तो नहीं था कि आपकी तनख्वाह हम 2 लाख रुपया देंगे, आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे। क्या इलेक्शन उसके लिए लड़ा था? अगर सरकार ने इनके साथ यह वादा किया था, इन्होंने तो लोगों के साथ वादा किया था ना, हम आपकी आवाज बनेंगे, हम आपके मसाइल को उभारेंगे सरकार के सामने। और सरकार के सामने जब बात करने का टाइम आया, उस वक्त इन्होंने अपनी तनख्वाह की बात की, अपने बंगले की बात की, अपने स्टेटस की गाड़ी की बात की। उस वक्त इन्होंने अवामी मसाइल की बात नहीं की। इनको इसी प्रोटेस्ट में, मान लीजिए, जिस प्लेटफार्म से इन्होंने अपनी तनख्वाह की बात की है, अपने स्टेटस की बात की है, उसी प्लेटफार्म से इनको अवामी मसाइल की बात करनी थी। जिन लोगों ने इनको चुना था, इनको उनकी बात करनी चाहिए थी। तो वैसे भी अवामी नुमाइंदा जो है, अवाम का जो रहनुमा होता है, लीडर होता है, उसको ये ज़ेबा नहीं देता है कि वो तनख्वाह की खातर प्रोटेस्ट करे। भैया, तनख्वाह तो सरकारी मुलाजिम लेता है। अगर तनख्वाह पर ही काम करना, फिर सरकारी मुलाजमीन कर रहे थे ना, फिर वो भी काम कर रहे थे, फिर आप किस लिए हो? अगर तनख्वाह पर ही आपको नौकरी करनी है, देखो, एक सरकारी नौकर में और अवामी रहनुमा में इतना ही फ़र्क होता है। अवामी रहनुमा को किसी स्टेटस की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी बात चढ़ाई से करेगा। यही बात अगर वो वहाँ से कह देते कि अगर सरकार बाज ना आई, अगर करप्शन यहाँ पर ख़त्म ना की, तो हम चढ़ाई पर बैठ जाएंगे। अगर मिस गवर्नेंस यहाँ पर ठीक ना की गई तो हम चढ़ाई पर बैठेंगे। अगर हमारे लोगों के जनाब साथ इंसाफ ना हुआ तो हम चढ़ाई पर बैठेंगे। यही बात भी तो वहाँ से कर सकते थे। जहाँ पर इन्होंने धरना दिया था कि हमारी तनख्वाह, हमारा प्रोटोकॉल, हमारा स्टेटस, वहाँ पर इसी चीज़ पर बैठ जाते ये कि रियासत के अंदर करप्शन है, करप्शन को ख़त्म किया जाए। कितनी अच्छी बात थी जिसके लिए इनको चुना गया था। बेरोजगारों की खातिर बैठ जाते हो। वो जो घंटा इन्होंने अपनी सैलरी की खातिर बाइकाट किया, ये अवामी मसाइल की तरह पहले सरकार को कहते हमें रोड मैप बताओ जी, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? जम्मू कश्मीर में करप्शन को खत्म करने के लिए आपने कौन कौन से इकदाम उठाए हैं और कौन कौन से उठाने जा रहे हैं? हमारी उस किस्म के हमें इख्तियारात बताइए। हमने अपने लोगों के पास जाना है, हमारे पास क्या है? उसके बजाय इन्होंने बात की हमारी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, हमारा प्रोटोकॉल डीसी से ऊपर होना चाहिए, डीसी से नीचे होना चाहिए, सेक्रेटरी के बराबर होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी के बराबर होना चाहिए, हमारी गाड़ी होनी चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, हमारा वो होना चाहिए। ये तो वो अपनी ज़ात को लेके बैठ गए और आवाम के सामने नंगे हो गए। उससे बड़ी बात ये, कुछ लोगों ने देश भक्ति के नाम पर इलेक्शन लड़ा, जैसे बीजेपी वाले, और गालियां दी उपकार को, और उन्होंने 370 और 35A पर इलेक्शन लड़ा। मान लो कि उनको एक मैंडेट मिला, जैसे वो क्लेम कर रहे थे कि हमें बहुत बड़ा मैंडेट मिला, तो मैंडेट किस पर मिला था? 370 और 35A पर मिला था ना। उसी पर बात कर देते ना कि साहब ठीक है जी, आवाम ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया है, अब हमारा 35A बहाल किया जाए, हमारा 370 बहाल किया जाए। वो कैसे भूल गए? और फिर जिस बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मैंडेट लिया था, उसी बीजेपी के साथ खड़े होकर तनख्वाह मांगना शुरू हो गई। क्या ये इलेक्शन तनख्वाह के लिए लड़ा था ना? फिर गाड़ी बंगले के लिए इलेक्शन लड़ा था। इसका मतलब कोई 370 नहीं था, कोई इस किस्म की चीज़ें नहीं थी। और इसी तरीके से गुज़िश्ता 70 साल से ये लोग जो है इस रियासत के लोगों को इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाते आए और ब्लैकमेल करते आए हैं। ये इनका वही वतीरा है पुराना। और आज जब इनको लूट के तमाम दरवाजे बंद होंगे, असम्बलियाँ ख़त्म होगी, कौंसल्स ख़त्म होगी, चेयरमैन बोर्ड्स के ये बनते होते थे वो ख़त्म हो गए, अब इन्होंने छलांग मार दी पंचायती राज के अंदर, जिसके लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आपको पता है 20 सरपंच हमारे शहीद हुए हैं कश्मीर वैली के अंदर इस पंचायती राज को खड़ा करने के लिए। हमारा सरपंच आज भी चौकीदार की ड्यूटी दे रहा है, हमारा पंच आज भी चौकीदार की ड्यूटी गाँव के अंदर दे रहा है। उसने कभी सैलरी के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया। सरकार का काम भी कर रहा है और आवाम की खिदमत भी कर रहा है। हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलें जो है 1.5 साल से बनी हुई हैं, उन्होंने कभी अपनी सैलरी की खातिर या अपने स्टेटस की खातिर प्रोटेस्ट नहीं किया। जब हम आवाम के नुमाइंदे, हमें ये बात ज़ेबा नहीं देती है।
ये लोग फिर इसी के लिए आए थे। और इस चीज़ पर है हमने जो है कल हुकूमत के कुछ जो आला ओहदेदार हैं, जैसे एडवाइज़र हैं हमारे, उनसे भी मुलाकात की है और हमने उनको ये बावर करवाया है कि कोई इस किस्म की गलती ना करें। आप यकतरफा तौर पर अगर आप इस किस्म की ये जो पॉलिटिकल एक किस्म का ये माफिया है तमाम लोगों का जो इकट्ठे हो गए हैं, इनको एम्पावर करेंगे तो हमारा पंचायती राज सिस्टम के दूसरे दो टायर जो है वो इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ एजिटेशन करेंगे। शफीक साहब, क्या कारण है कि जब डीडीसी मेंबरान जीत के आ रहे हैं तब जो है पंचायत कॉन्फ्रेंस नाराज़गी जता रही है? जब इलेक्शन डीडीसी के होने थे उससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पावर्स देने की बात की गई थी, जो प्रोटोकॉल देने की बात की गई थी, जो ये बात कही गई थी कि डीसी के बराबर जो है एक डीडीसी मेंबर को जो है पावर दी जाएगी, तब क्यों नहीं पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जो है नाराज़गी जताई? तब क्यों नहीं पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जो है अपनी पावर्स डिफाइन करने की बात कही? साहब, ये पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त तक हमारा जो रोल था वो ऑटोनमस रोल था, वहाँ पर इनक्रोच करने वाला हमारे जुरिडिक्शन के अंदर दूसरा कोई नहीं था, तब डीडीसी थी नहीं। अब हमें पता चला है कि अब अगर सरकार इनको कोई इस किस्म की एम्पावरमेंट देती है जिसकी वजह से पंचायत हल्का के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल के अंदर इंटरफेरेंस करेंगे, इस वजह से हम ये कहते हैं सरकार को कि सरकार दायरा इख्तियार तमाम तीनों इंस्टीट्यूशन, तीनों जो हमारे टायर हैं, इनके दायरा इख्तियार फिक्स करे। ऑटोनमस इख्तियारात जो है ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल को कहाँ तक काम करना है, वहाँ उसके अंदर जो है किसी डीडीसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। पंचायत हल्का को कहाँ तक काम करना, उसमें किसी बीडीसी या किसी डीडीसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का प्लान है वो डिस्कस करें बैठ के, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो प्लान है। लेकिन हर जगह पर हम ये कहेंगे कि अगर इस किस्म की इंटरफेरेंस ये लोग करेंगे वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर। इशू तो तभी बनाना कि जब सरकार से इन्होंने एब्सोल्यूट पावर्स मांगने शुरू कर दिए। आप मान लीजिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मैं एक ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन हूं, बीडीसी। मेरे ब्लॉक के अंदर 2 डीडीसी हैं। अब कन्फ्लिक्ट कहां पैदा हो गई है? मान लीजिए कि मैं एक प्रपोज करता हूं, यहां पर ये सड़क बनेगी, यहां पर ये पुल बनेगा मेरे ब्लॉक के अंदर। डीडीसी कहता है यहां पर नहीं बनेगा। अफसर ने अब किसकी सुननी है? मेरी सुनेगा, उसकी सुनेगा? वो तो कंफ्यूज हो गया। हम ये कहते हैं इस वजह से दायरा इख्तियार को फिक्स करो कि ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल का दायरा इख्तियार कहां तक होगा, डीडीसी का दायरा इख्तियार क्या होगा, पंचायत हल्का का दायरा इख्तियार क्या होगा। ऑटोनमस दायरा इख्तियार जो है वो उनके पावर ऑफ जुरिडिक्शन जो है वो फिक्स की जाए। जी, तो सर, जिस तरह से पंचायतों पे और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स पे जो इल्ज़ामात लगते रहते हैं कमीशंस के, तो उस पर कितनी सच्चाई है? क्या उस तरह का कुछ होता भी है या सिर्फ इल्ज़ामात लगते रहते हैं, या जो चीज़ें सामने आती रहती हैं क्या वो झूठी होती हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस बात में कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन पर कोई काबू नहीं पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं कहीं पर कोई पंचायत का भी अगर कोई नुमाइंदा भी उसके अंदर जो है वो शरीक हो, लेकिन ज़िम्मेदारी तमाम जो है सरकार की बनती है। सरकार के पास ऐसे अदारे हैं, आपके पास एंटी करप्शन बॉडीज़ है, आपके पास ऑडिट एजेंसीज हैं, तो सरकार को वो इकदाम करने हैं ना। वो आप देखिए, वो आप या मैं तो जनाबरी उस पर इकदाम नहीं कर सकते। हम तो उबार रहे हैं कि साहब ये सिस्टम के अंदर जो चीज़ें हैं, करप्शन जो है वो राइज है, वो आज की डेट में भी है, हम भी ये कहते हैं, ये मानते हैं। लेकिन उसके लिए अदारे जब सरकार ने बनाए हुए हैं तो सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे पास विजिलेंस है, एंटी करप्शन बॉडीज़ हैं, हमारे पास ऑडिट बॉडीज़ हैं, हमारे पास, वो करना चाहिए। जी, तो यही बात को लेके तो डीडीसी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर तनख्वाहें नहीं होंगी, अगर मतलब उस तरह के प्रोटोकॉल नहीं होंगे तो करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। आप मुझे बताइए, अगर तनख्वाह नहीं होगी तो इसका मतलब क्या? तनख्वाह नहीं है तो उसका मतलब क्या करप्शन करनी है? इनको करप्शन थोड़ी करनी है। सवाल पैदा ये चीज़ होता है कि तनख्वाह का या रोज़गार का मामला इन्हीं डीडीसी मेंबर्स का नहीं है। परसों अभी 4th क्लास की असामियों की खातर इंटरव्यू हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, 4.5 लाख नौजवानों ने उसमें जो है वो रिटन टेस्ट दिया है, जिसमें पीएचडी लोग भी थे। आपको बैसीत लीडर पहले उनका सोचना है या पहले अपने पेट का सोचना है? अरे साहब, ये तो इस वक्त गुनागूं मसाइल से इस वक्त जम्मू कश्मीर हमारा जूझ रहा है। हमें पहले उन मसाइल पर देखना है जिस अवाम ने चुन के भेजा है। पहले मैं ये कहूँगा कि जब तक मुझे तनख्वाह नहीं होगी तब तक मैं काम नहीं करूँगा। अगर तनख्वाह के बगैर मैं काम नहीं कर सकता तो तनख्वाह पर तो सरकारी मुलाजमीन भी काम कर रहे हैं, फिर कौन सा एहसान तुम लोगों पर कर रहे हो? भैया, लोगों के लिए, अगर लोगों की खातर तुमने काम करना है, तुम लोगों को प्रोटोकॉल उसी वक्त मिल गया जिस वक्त लोगों ने 10,000 या 20,000 लोगों ने आपके पीछे मोहर लगाई वोट की। बिल्कुल, आपका प्रोटोकॉल उसी वक्त बन गया। आप बैठ जाओ ना धरने पर, आप चुने हुए नुमाइंदे हो, दो जी हमारे डिस्ट्रिक्ट को ये इंसाफ चाहिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये करप्शन है, खत्म की जाए।
हमारा फलां राशि अफसर है, करप्ट अफसर है, इसको यहां से निकाला जाए। देखो ना सरकार हिलती है या नहीं हिलती। अब ये चाहेंगे कि हमें घूमने वाली कुर्सी होनी चाहिए, हमें गाड़ी होनी चाहिए, झंडी होनी चाहिए, तो फिर अफसर डरेगा। ये तो वही है, इनका तो मैं कहता हूं इनकी तो मंशा वही थी ना। असल में इनको वही दिन, पुराने दिन याद आ रहे हैं। अब जब तमाम दरवाजे वो पुराने दिनों के इनके बंद हो गए, अब ये घुसे इसके अंदर। हम ये कहते हैं हमें कोई एतराज नहीं, सरकार जो कुछ इनको देना चाहे दे जाए, लेकिन तीनों टायर्स की ज्यूरिडिक्शन को फिक्स की जाए कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरिया ऑफ ऑपरेशन किसका कहां तक है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कहां तक ऑटोनमस लेवल पर खर्चा कर सकती है, पंचायत हल्का ऑटोनमस लेवल पर कहां तक खर्चा कर सकता है। उसके बाद डीडीसी काउंसिल जो है डिस्ट्रिक्ट की, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर रूरल एरियाज है। ये भी कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को ये नहीं है ये कि शायद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन पूरे डिस्ट्रिक्ट का हो गया, ऐसा नहीं है। म्युनिसिपल एरिया इससे बाहर है, यह बॉडी सिर्फ रूरल एरियाज की है, क्योंकि ये पंचायत का एक थर्ड टायर है। इस वजह से फिर उसका रोल अदा किया जाए कि जो डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रूरल एरियाज की होगी, उसमें कौन सा प्लान जाएगा जो वहां पर वो डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम सरकार से कहते हैं कि सरकार फिक्स करे कि ज्यूरिडिक्शन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की कहां तक होगी, पंचायत हल्का की कहां तक होगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का मैंडेट क्या होगा, उसकी ज्यूरिडिक्शन कहां तक होगी, कौन से चीजों पर वो करेगी। जी शफीक सर, सुनने में, देखने में ये भी आया है कि जो डीडीसी मेंबरान हैं, इनमें से बड़े सारे लोग ऐसे भी जिन्होंने करोड़ों रुपया खर्च के जो हैं डीडीसी बन के सामने आए हैं, मेंबर बन के सामने आए, तो वो कैसे अपना वो पूर्ति कर पाएंगे अगर उनको तनख्वाहें भी नहीं मिलेंगी, या किस तरह से? देखो, पहली बात तो ये चीज़ है कि जैसे उम्मीदें बहुत थी ना। आप ये कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया खर्च किया है, हमारे पास भी इस किस्म की खबरें हैं। क्या सोच के इन लोगों ने पैसा खर्च किया था, क्यों किया था? पहले जो वादे यही सोच के किया था कि हम करप्शन करेंगे, कल हमें गाड़ी बंगला मिलेगी तो हमें मौका मिलेगा। अगर करोड़ खर्च किया तो हम 10 करोड़ कमाएंगे। क्या इंटेंशन यही थी? इसी वजह से खर्च किया था। देखिए, ये बिजनेस, थोड़ा सियासत बिजनेस नहीं होती है कि यहाँ पर आप 10 रुपये लगाओगे 100 रुपये कमाओगे। ये कोई इंडस्ट्री थोड़ी है भाई। यहाँ तो आपको आवाम की खिदमत करनी थी, आपने क्यों पैसा खर्च किया? आपको जाना था ऐसे हाथ जोड़ के लोगों के सामने कि साहब मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे मौका दोगे मैं खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। ना मैं आपको कोई पैसे दूंगा, ना मैं कोई पैसे लूंगा, मेरा ये कोई कारोबार नहीं है। ये चुन के आते। इसका मतलब है शुरू से ही इनकी इंटेंशन खराब थी। अगर करोड़ रुपया किसी ने खर्च किया डीडीसी इलेक्शन के लिए तो क्यों खर्च किया? इसका मतलब है नीयत पहले से खराब थी कि मैं 1 करोड़ खर्चूंगा, 20 करोड़ कमाऊंगा या 100 करोड़ कमाऊंगा। ये कारोबार थोड़ा, इंडस्ट्री थोड़ी है। यहां पर तो आवाम की खिदमत करनी है। ठीक है, जाइए आप लोगों के पास, लोग आपको बगैर पैसे के वोट देते और आप जो है बगैर पैसे के उनके काम करो। आपने इसको इंडस्ट्री बना के रखा हुआ था, इसी वजह से पैसा खर्च किया। ये तो कोई लॉजिक नहीं ना हुआ कि लोगों ने करोड़ों रुपया खर्च किया जी, अब जो है इनको इतनी तनख्वाह होनी चाहिए। भाई किसने कहा खर्च करने के लिए? क्यों आपने करप्शन जो है इस सिस्टम के अंदर करप्शन लाई, आपने पैसा खर्च किया और आप चाहते हैं आपके वो पैसा पूरा करें या उसको डबल करें और ट्रिपल करें। शफीक सर, बड़े सारे मंत्री रहे हुए, एमएलएज रहे हुए, उन लोगों ने भी इसमें जो है हिस्सा लिया, कुछ जीते कुछ हारे, उसके पीछे का क्या राज है? क्या जरूरत पड़ी उनको जो है बड़ी कुर्सी से छोटी कुर्सी पे आने की? आपको पहले ही कहा है कि जहां बड़ी कुर्सी पर वो बैठा करते थे वो दरवाजे तमाम ही बंद होगी, सब बंद होगी। जब असेंबली ही खत्म होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। अभी भी आगे कोई अभी चांसेस नहीं है कि असेंबली जो यूनियन टेरिटरी टाइप की जो असेंबली होगी, लंगड़ी टाइप की, वो इलेक्शन भी कब होंगे या कब नहीं होंगे। कौंसल फॉर एवर के लिए खत्म होगी, वो दरवाजे उनके बंद हो गए जिन बड़ी कुर्सियों पर वो बैठते थे। बोर्डों के चेयरमैन, तमाम बोर्ड जो हैं वो खत्म कर दिए गए यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। जब उनके पास, मैंने कहा आपको कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो वो घुसे इस पंचायती निजाम के अंदर। जिस सरपंच को कल तक की हकारत की नजर से देखा करते थे, कहते थे सरपंच को कौन पूछता है, पंच को कौन पूछता है, आज वही इलेक्शन लड़ने पर ये लोग मजबूर हो गए। इनके वो दरवाजे ही तमाम बंद हो गए, बाकी कोई वजह नहीं थी। तमाम दरवाजे जब इनके बंद हो गए, अब इस इंस्टीट्यूशन के अंदर ये आए तो, लेकिन यहां पर हम चेक रखेंगे, यहां पर इस किस्म की हम लूट नहीं होने देंगे। आखिर में क्या मैसेज रहेगा? आखिर में मैं तो यही कहूंगा कि अपने जितने भी पंचायत मेंबरान हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, मैं उनको कहूंगा कि वो एक प्लेटफार्म पर यूनाइट हो जाएं और इस चीज़ की पूरे तरीके से नज़र रखें। ये पॉलिटिकल लोग, ये पॉलिटिकल माफिया जो है इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो घुस चुका है, ये इसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे। आप खड़े रहिए और हमारी पूरी तंजीम आपके साथ खड़ी है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। और सरकार से भी मैं कहता हूं कि सरकार कोई भी इस किस्म का हेस्ट में फैसला लेकर एक टायर को एम्पावर करने की कोशिश ना करे।
जिस भी तरीके से सरकार को करना है, तीनों टायर्स को जो भी इंपावरमेंट करनी है, पहले फर्स्ट टायर से शुरू करे, पंचायत हल्का से शुरू करे, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का उसका स्टेटस तय करे, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पर जाए। चलिए, शुक्रिया सर, मैं से बातचीत करने के लिए अपना बहुत कीमती बहुत समय शुक्रिया जी, देने बहुत के बहुत लिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शफीक मीर साहब, जो कि जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं और फाज़िल मडाइंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।